नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो डेली हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिहार शिक्षक जो टीचर एग्जाम है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डेली यहाँ पे प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं। एससीईआरटी और एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। डेली 50 प्रश्न हो रही है डेली। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करने में भी जरूर मदद कीजिएगा। आपके पास जो भी ग्रुप होंगे उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 50 प्रश्न हम लोग डेली करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं एग्जाम के व्यू से। ओके, अगर आप लोग बिहार शिक्षक एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस जो क्यूज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पे जाइए और अपने हिसाब से प्रैक्टिस प्रश्नों को कीजिए। उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर जाइए उस वेबसाइट पर और वहां से अपना प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। एक क्यूज जैसा जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, देखिए बहुत धमाकेदार प्रश्न होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को विस्तार से बताते चलेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न पहला देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो पहला दिया गया है थाईलैंड, इसको हम लोग टिक करेंगे, इसको हम लोग सही करेंगे। क्योंकि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य जो होते हैं उनका नाम हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे तो भूटान होगा, श्रीलंका हो जाएगा, भारत होगा, मालदीव होगा, नेपाल होगा, पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया है थाईलैंड, ये जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो इसको जो स्थापित किया गया था 1985 में, जो सार्क की स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में स्थापित किया गया था। क्लियर हो गया। प्रश्न चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। आप लोग से निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग का अगर आशीर्वाद रहता है तो आप लोग इस बार जरूर सफलता जो है आप लोग ले सकते हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ है और आप लोग की जो मनोकामना है जरूर इस बार पूरा हो सके। और इस चैनल को आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिए और इसे आगे बढ़ने में जरूर मदद कीजिए। दूसरा जो प्रश्न देख सकते हैं कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताना है। अरब सागर में स्थित एक भारत का जो द्वीप समूह है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम हो जाएगा लक्षद्वीप। यहाँ पे जो ऑप्शन ए देखेंगे ये सही है, क्योंकि अरब सागर में स्थित भारत के जो द्वीप समूह का नाम हो जाएगा वह है लक्षद्वीप। इसी प्रकार अगर बात करें प्रवाल, यहाँ पे जो दिया गया है प्रवाल, ये भी जो प्रवाल है एक प्रकार के द्वीप समूह का ही उदाहरण हो सकता है। तो इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहे हैं, प्रश्न डेली करा रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर ध्यान से प्रश्न देखिए करे कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है। तो ये जो वैज्ञानिक है उनका नाम हो जाएगा नील्स बोर। वे वैज्ञानिक का क्या नाम हो जाएगा, तो उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा नील्स बोर। और नील्स बोर ने ये चीज बताया है, ये चीज गणना किया है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह बिना ऊर्जा खोए घूमते रहते हैं। अगर मान लीजिए जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है तो न तो उसमें ऊर्जा की कमी होती है और न ही उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो ये जो बातें कहा गया है नील्स बोर के द्वारा कहा गया। क्लियर। आगे देखते हैं प्रश्न चौथा। चौथा जो प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यूरेनियम याद कीजिएगा, यूरेनियम जैसा होता है ना, यूरेनियम 23592, यूरेनियम 23592, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है परमाणु भट्टी में विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और नाभिकीय विखंडन है, इसकी भी क्षमता के कारण ही नाभिकीय जो आयु शास्त्र धारणा होती है इसका भी निर्माण इसके अंतर्गत किया जाता है।
यूरेनियम 235 92 जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यूरेनियम के समस्थानिक की संख्या 3 होती है। यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? तो यूरेनियम के समस्थानिक 3 होते हैं। क्लियर? आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 5 नंबर पे। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि सिरके, नींबू और दही में पाया जाता है। सिरका होता है, नींबू होता है और दही होता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें अम्ल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें अम्ल पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ध्यान में रखिएगा। इसका सूत्र की अगर बात करें, रासायनिक सूत्र की, तो CH3COOH होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो CH3COOH ये जो हो जाएगा सिरका का जो है एसिटिक अम्ल है। ठीक है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। और दही में तो पता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर? आगे देखिए प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर जो प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ये जो बातें हैं किस नेता द्वारा तुलना की गई है, मतलब इस बातें को कहा गया है। तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस बातों को कहा गया है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत, इसके बाद बात करें बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, नहर के द्वारा जो होता है पटवन, उसका ये सब के लिए किया जाता है। क्योंकि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इन्हीं को आधुनिक भारत के मंदिर और तीर्थ भी इनको कहा गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए अगला जो प्रश्न है, 7 की एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होना चाहिए? तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होनी चाहिए। तो इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न चलते हैं हम लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर जो प्रश्न है कि भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। भारत का चावल भंडार जो है किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। या चावल का कटोरा भी आंध्र प्रदेश को भी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के लिए भी इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है और आंध्र प्रदेश को भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 9 जो प्रश्न है कि पलायन वेग का दर क्या होता है? पलायन वेग का दर कितना होता है? तो 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो होता है पलायन वेग का जो है ये वेग दर होता है। आगे देखिए जो 10 नंबर जो प्रश्न है कि कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है। तो नागार्जुन कोंडा में। चौथा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, सही करेंगे। नागार्जुन कोंडा में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 11। प्रश्न 11 जो प्रश्न है कि परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो सभी अनुषंगिक विकिरण का अवशोषण करता है। सभी अनुषंगिक विकिरण का अवशोषण करता है, वही परिपूर्ण कृष्ण पिंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो पहला हो रहा है ये सही होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करते रहिएगा और अपने जो दोस्त होंगे, आपके मित्र होंगे, उनको भी पढ़ने में सहयोग कीजिएगा, उनको भी वीडियो देखने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर एक बार एग्जाम में आते रहते हैं। क्योंकि मेरे जो फेज 1 और फेज 2 की तैयारी कराए हैं उसमें बहुत सारे मित्रगण, शिक्षकगण इस बार सफलता लिए हैं, उसमें सिलेक्शन पाए हैं। तो आप लोग भी अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे शेयर करने में भी जरूर मदद कीजिए। ओके,
आगे देखिए 12 प्रश्न जो है, हीराकुंड का संबंध किससे है? हीराकुंड जो बांध है ये किससे संबंधित है? तो ये महानदी से संबंधित है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो सही करेंगे, क्योंकि ये जो हीराकुंड बांध है ये कहाँ, किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में हो जाएगा? तो भारत के उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध जो है भारत के उड़ीसा राज्य में है। महानदी पर इसको बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी के तट पर इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है? भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है तो नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया है। किसको चुना गया है? तो नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया है 1977 में। इस डेट को भी ध्यान में रखिएगा, 1977 में नीलम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर जो प्रश्न है कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के सहयोग कौन सा देश कर रहा है? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन को सही करेंगे, जर्मनी। वह देश का नाम क्या हो जाएगा? जर्मनी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जर्मनी कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग चौथा ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि राइन की तर्ज पर गंगा नदी की जो सफाई हेतु भारत ने इस संबंध में नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए जर्मनी के साथ समझौता किया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए ये जो भारत देश है ये किसके साथ समझौता किया है? तो ये जर्मनी के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जर्मनी हो रहा है ये सही हो रहा है। 15 देखिए प्रश्न। 15 जो प्रश्न है कि गाजर तथा आम इनका विपुल स्रोत क्या है? मतलब यहाँ पे गाजर में और आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। ए ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन ए जो होता है, विटामिन होते हैं एंटीऑक्सीडेंट का एक समूह होते हैं। ये सकारात्मक रूप से हमारी जो हड्डियां है, प्रतिरक्षा जो प्रणाली है इसको प्रभावित करता है। और विटामिन ए जो है आप लोग को पता होगा कि ये जो है जो हम लोग का त्वचा है उसके लिए आवश्यक ये विटामिन माना जाता है। तो ये ऑप्शन सही होगा। 16 देखिए प्रश्न है कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो चौथा ऑप्शन को सही करेंगे, जियोंड होता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जियोंड है। आगे देखिए प्रश्न 17 प्रश्न है कि 400 mH में कितनी बाधाएं होती है? तो 400 mH में जो है 10 बाधाएं होती है। कितनी बाधाएं होती है? तो 10 बाधाएं होती है। आगे देखिए प्रश्न 18 है कि निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है तो वह हो जाएगा निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने से। निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने से ये मदद जो है इसको नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दूसरा होगा ये सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर जो प्रश्न है कि जिस प्रघटना से प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया गया है वह प्रघटना क्या कहलाता है? तो वह प्रघटना जो कहलाता है ध्रुवीकरण कहलाता है। वह परिघटना कह सकते हैं, वह परिघटना ध्रुवीकरण कहलाता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर जो प्रश्न है कि क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम होता है। चौथा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। आगे देखिए प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार जो होता है यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार जो होता है यह चिकित्सा के क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और बीसी राय जो है ये बीसी राय की जो स्मृति है, इस पुरस्कार की जो स्थापना है भारतीय चिकित्सक परिषद के द्वारा 1976 में, भारतीय चिकित्सक परिषद के द्वारा 1976 में इसकी स्थापना की गई है। आगे देखिए प्रश्न 22 नंबर दोस्तों जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। तो 22 जो देखेंगे प्रश्न है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो ये संवैधानिक सांविधिक निकाय है। कौन सी निकाय है? तो सांविधिक निकाय है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
23 जो प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो परमवीर चक्र हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 24 प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? जो पुलित्जर पुरस्कार होता है ये असाधारण कार्य करने के लिए किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य और पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य और पत्रिका के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य और पत्रिका के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखिए प्रश्न 25 नंबर। यहाँ पे देखिए जो 25 प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसलिए प्रदूषक होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन जो फर्स्ट है इसको सही करेंगे। आगे देखिए प्रश्न 26 प्रश्न है कि भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो हो जाएगा ये ज्वारीय मिट्टी के मैदान। ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट होगा ये सही होगा। ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए भारत के कच्छ का जो रण है ये प्रसिद्ध माना जाता है। आगे देखिए प्रश्न दूसरा नंबर, अगला जो प्रश्न है 27 कि वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है? तो ये देता है किसको ऋण देता है? कृषि को देता है, लघु उद्योग को देता है, कमजोर तबके के जो लोग होते हैं उनको जो वाणिज्य बैंक होता है उनको प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण प्रदान करता है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। 28 देखिए प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो हो जाएगा जुलाई से जून हो जाएगा, जून जुलाई हो जाएगा। लेखा वर्ष कौन हो जाएगा? जुलाई से जून हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो उसकी स्थिति एफिलियन होती है। उसकी स्थिति कैसी होती है? उसकी स्थिति एफिलियन होती है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे एग्जाम में हमेशा प्रश्न आते रहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके जो भी आप लोग के पास ग्रुप होंगे उसमें आप लोग शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर जो प्रश्न है कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है? खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है? तो ये जो होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। किसका? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है खाना बनाने के लिए जो बायोगैस होता है। 31 देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष होगी वह हो जाएंगे मीरा कुमार। कौन होंगे? मीरा कुमार। 2009 से लेकर 14 तक लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है मीरा कुमार जी। 2009 से लेकर 2014 तक रही है। आगे देखिए प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो वह हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। 33 नंबर जो प्रश्न देखिए करे कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग के बारे में कोई भी उपबंध नहीं है। 34 देखिए प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है कि महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा रथ हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम रथ हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न 35 प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा AC बोला जाता है, दिश धारा को DC बोला जाता है। इसको बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। 36 देखिए प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? क्योंकि बुरादा जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। बुरादा जो होगा ऊष्मा का कुचालक होगा, इसी के वजह से बर्फ जो होती है वह जल्दी से नहीं पिघलती है। आगे देखिए प्रश्न जो 37 है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो यह समताप मंडल में ओजोन परत होती है। किस मंडल में ओजोन परत होती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत होती है। 38 नंबर प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है?
तो ये जो हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित होगा, तो प्रशांत महासागर में। 39 है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन तीसरा हम लोग ठीक करेंगे, राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984। 2 अप्रैल 1984 को सोवियत रॉकेट संयुक्त T11 में ये जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। आगे देखिए प्रश्न 40 नंबर। 40 प्रश्न है कि 40 जो प्रश्न है कि ड्रैगनस सीड किसने लिखी। ड्रैगनस सीड जो है किसने लिखी, तो ये जो लिखा गया है ये पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। ड्रैगन सीड जो है ये पर्ल एस बक के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ये उपन्यास है, इस कौन सी उपन्यास है, ये उपन्यास है पर्ल एंड बक, ये ड्रैगनस सीड के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे जो 41 प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक परीक्षण स्कूल कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये जो हो जाएगा आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित हो जाएगा, आगरा में स्थित है। आगे देखिए प्रश्न 42 प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक हैं, ये जो है शहनाई से रिलेटेड है। 43 प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो मीनाक्षी मंदिर तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में हो जाएगा। 44 देखिए प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, तो कम कीमतें वाली मशीन बनाया जाता और भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति, ये दोनों जो हो जाएगा ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। आगे देखिए प्रश्न 45 है, एक आदर्श ईंधन वह होता है जो क्या होता है, सस्ता भी होता है, कम प्रदूषण भी फैलाता है और उच्च ऊष्मीय मतलब उसका ऊष्मा का जो मान होता है उच्च होता है। ये इसी को हम लोग कह सकते हैं ये एक आदर्श ईंधन हो जाएगा। 46 नंबर जो प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो ये जो है मसूरी में स्थित है। कहाँ पे हो जाएगा, मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना 1959 में किया गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न जो 47 नंबर है कि स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई, स्वर्गवासी मतलब मर गए हैं, श्री के शंकर पिल्लई निम्न में से किससे संबंधित है। यह अच्छा सा प्रश्न आपके सामने हो जाएगा। तो ये व्यंग चित्र से संबंधित है, किससे रिलेटेड है, व्यंग चित्र से संबंधित है। 48 है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है, तो प्रसिद्ध तबला वादक जो हो जाएंगे स्वप्न चौधरी। यहाँ पे जो स्वप्न कुमार दिया गया है यही सही होगा, स्वप्न चौधरी इनका नाम है, स्वप्न चौधरी, ध्यान में रखिएगा। स्वप्न चौधरी जो है एक भारतीय तबला वादक हैं। इन्होंने पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान और पंडित जसराज संहिता को शास्त्रीय संगीतों में कई बार इनको अपनी कला प्रस्तुत करके दिखाए हैं, स्वप्न चौधरी। 49 देखिए ध्यान से प्रश्न है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है और उसके अंदर जो यात्री बैठे रहते हैं वह पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं, यह न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, तो न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को दर्शाता है कि यदि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना पसंद करेगी, जब तक से उस पर कोई भी बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वह उस पर कोई भी बाहरी बल मतलब न लगाया जाए, तब यह जो है न्यूटन के पहले गति नियम को प्रस्तुत करता है। ओके, आगे ध्यान से देखिएगा प्रश्न जो 50 है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमेशा आकर्षक होता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है। तो डेली हम लोग 50 प्रश्न करते हैं इस चैनल पर। कैसे लगे होंगे आज के जो प्रश्न आप लोगों के लिए लाए थे, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोग शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग एक फैमिली के हिस्से हैं, उस हमारे से जुड़िए और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करा देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।